Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the third episode of the novel ए इश्क कज़ा न करना by शफ़क़ इफ्तिखार. So let's start it. यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम और सेमेस्टर ब्रेक के बाद आज पहला दिन था. कहर बरसाती सर्दी का गुलाबी सर्द दिन, कहर और धुंध के बाइस सूरज भी ठंडा महसूस हो रहा था. क्लास ख़त्म हुई तो मीरब और नगीन इकट्ठे ही बाहर आई थीं. फिर नगीन वहीं रुककर किसी क्लास फेलो से बात करने लगी तो मीरब यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाज़ार में चली आई थी. उस वक्त वहाँ बैठकर धूप सेंकना बहुत अच्छा लग रहा था. वह उस वक्त ब्लैक जीन्स पे रॉयल ब्लू कुर्ता पहने हुई थी. ऊपर ब्लैक लॉन्ग स्वेटर था और गले में ब्लू और ब्लैक स्टूल. स्टेप्स में कटे बाल पोनी में कैद थे. टांग पे टांग रखे, हाथ पे थोड़ी टिकाए वो वहीं देख रही थी जहाँ नगीन ज़रमीन के साथ खड़ी थी. अरे तुम अकेली क्यों यहाँ आकर बैठ गई? काफ़ी देर बाद नगीन भी वहीं उसके पास ही चली आई थी. बस यूं ही धूप में बैठना अच्छा लग रहा है. मीरब ने बेंच से अपना बैग उठाकर दूसरी तरफ रखकर नगीन के बैठने के लिए जगह बनाई. यार, ज़रमीन के भाई की शादी थी, वो तस्वीरें लाई थी तो मैं वही देखने लग गई, नगीन ने पास बैठते हुए बताया. अच्छा. मीरब ने कोई ख़ास इंटरेस्ट शो नहीं किया और सरसरी सा कहकर यूं ही खामोश बैठी रही. क्या बात है मीरब, इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात है क्या? नगीन ने एक निगाह उसके चेहरे पर डाली थी. नहीं तो क्या बात होगी भला, बस यहाँ खामोश बैठना अच्छा लग रहा है. कभी कभी होता है ना ऐसा कि आप खामोश रहना चाहते हैं और खामोशी आपको अच्छी लगती है. इस वक्त मीरब भी कुछ ऐसा ही फील कर रही थी. यूं भी जाड़े का मौसम कभी कभार अपने साथ उदासी भी ले आता है. अच्छा तुम कहती हो तो मान लेती हूँ. यार मीरब, घर पे चक्कर लगाओ ना. तुम तो फिर आई ही नहीं. अम्मी भी तुम्हें याद कर रही थी. नगीन काफ़ी दिन से उसके साथ अपनी अम्मी के ख़यालात शेयर करके उसकी राय जानना चाह रही थी. वो मीरब को बताना चाह रही थी कि अम्मी उसे किस हैसियत से पसंद करने लगी हैं, मगर हर बार मीरब के रिएक्शन का सोच कर खामोश हो जाती थी. इस वक्त भी उसने बात शुरू करने को गोया सिरा तलाश किया था. मैं तो इतनी बार आ चुकी हूँ निकी, कभी तुम भी आंटी को लेकर आओ ना, या तुम्हारी कोई ख़ास दावत करनी पड़ेगी. मीरब ने उल्टा उसे लताड़ा था. वो कितनी ही बार उसे कह चुकी थी कि वो आंटी को लेकर आए, मगर नगीन हर बार उल्टा उसे ही बुलाने लगती थी. मीरब, बात दरअसल ये है कि अम्मी तो तुम्हारी तरफ आना चाह रही हैं, मगर किसी और नियत से. प्लीज़ तुम बुरा मत मानना. नगीन ने कदरे झिझक कर माँ के ख्यालात मीरब तक पहुँचा दिए थे. तो क्या सर ज़ारून मान गए? मीरब की आंखों में उस लम्हे एक चमक सी उभरी थी जो सवाल बनकर उसके लबों से अदा हुई. नगीन ने बेसाख्ता ही उसे चौंक कर देखा था तो उसके खदशे सच्चे थे. मीरब जोनी भाई को पसंद करने लगी थी. इसमें कोई मज़ायका नहीं था, मगर वो अपने भाई के ख़यालात को अच्छी तरह जानती थी. वो आज भी किसी और को ज़ारिया की जगह नहीं देना चाहते थे. वो उसके ख़यालों से नहीं निकल सके थे और ना ही निकलना चाहते थे. नहीं मीरब, असल मसला यही तो है ना कि जोनी भाई शादी के लिए नहीं मानते हैं. अम्मी की भी यही ख्वाहिश है कि पहले उनकी शादी हो, मगर वो हमेशा इनकार कर देते हैं. अब अम्मी अरहम भाई के लिए सोच रही हैं और इसी सिलसिले में तुम्हारे घर आना चाह रही हैं. मैं दोस्त बनकर पूछ रही हूँ मीरब, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो. नगीन ने खुलकर उससे बात करने का फ़ैसला कर लिया था ताकि वो किसी आस किसी उम्मीद में ना रहे. उसने बारहा मीरब की आंखों में ज़ारून के लिए पसंदीदगी देखी थी, मगर नगीन जानती थी कि ज़ारून को मनाना बहुत मुश्किल है और वो अपनी दोस्त को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी. मीरब के वजूद पे जैसे उस लम्हे नगीन का जवाब सुनकर अफसुर्दगी सी छाने लगी थी. उसकी आंखों के जोत यकदम ही बुझ गए थे. आई एम सॉरी नगीन, आंटी जब चाहे मेरे घर आ सकती हैं, मगर इस सिलसिले में नहीं. वो बमुश्किल खुद पर काबू पाकर बोली थी और उसकी ये कैफियत नगीन से छुपी नहीं रही थी. वो अपनी दोस्त के दुख को महसूस कर सकती थी, मगर उसके लिए कुछ कर नहीं सकती थी. मेरा ख्याल है वैन आ गई है, अब हमें चलना चाहिए. मीरब कहती हुई उठी और अपना बैग उठाकर तेज़ कदमों से आगे चली गई थी. शायद वो अपने तासुरात उस पर नगीन से छुपाना चाह रही थी. वो नहीं जानती थी कि वो कब ज़ारून को इस कदर पसंद करने लगी थी कि आज उसका जवाब सुनकर इतनी तकलीफ़ हो रही थी. नगीन ने भी खामोशी से उसकी तकलीद की थी. नगीन जब यूनी से घर पहुंची तो अम्मी खामोशी से लाउंज में बैठी थी. वो सीधा उनके पास चली आई. क्या बात है अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
वो पहले ही मीरब की वजह से थोड़ी अपसेट थी, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि वो दोनों साथ हों और यूनी से घर का रास्ता खामोशी से गुजर जाए। उसने पहली बार मीरब को इतना अपसेट देखा था। गो कि उसने अपने मुंह से नहीं कहा था कुछ भी, मगर नगीन को अंदाज़ा हो गया था। और अब अम्मी को इस तरह परेशान और खामोश बैठा देखकर उसका परेशान होना लाजमी था। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक है, तुम परेशान मत हो, बस ज़रा यूं ही सस्ताने को बैठी थी, उन्होंने सीधा होकर बैठते हुए कहा था। उनके सामने टेबल पे धरा चाय का आध पिया कप बता रहा था कि वो किस कदर गहरी सोच में थी। वो अमूमन इस वक्त घर पे अकेली होती थी। कुल वक्ती मुलाजमा थी जो नगीन के आने तक उनके साथ रहती थी, मगर नगीन जब भी घर आती थी तो उन्हें हमेशा किसी न किसी मसरूफियत में घिरा ही देखती थी। इस तरह से खामोश बैठा उनको पहली बार देखा था। तुम जाओ कपड़े बदलो, फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ। वो नगीन की परेशानी के ख्याल से नॉर्मल से अंदाज में कहकर उठने लगी थी। नहीं, पहले मुझे बताएं अम्मी, क्या हुआ है? इस तरह खामोशी से यहाँ क्यों बैठी हैं? नगीन ने उनका बाजू पकड़कर उन्हें उठने से रोका था। वो वापस बैठ गई। आज राहिम से बात की थी मैंने कि अगर ज़रूर नहीं मानता तो वो ही शादी के लिए मान जाए और मीरब को बहू बनाकर लाने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मगर उसने भी मना कर दिया। मुझे तो लगता है निकी, बेटों की खुशियां देखना शायद मेरे नसीब में ही नहीं है। वो बेटी भी थी, दोस्त भी और राजदान भी। वो ज़्यादा देर उससे कुछ छुपा नहीं पाई थी। अच्छा, लेकिन राहिम भाई ने क्यों मना किया? नगीन ने उलझ कर पूछा था। ज़ारून का तो समझ आता था, मगर अब राहिम का क्या मसला था? वो अपने ऑफिस में किसी को पसंद करता है और उसी से शादी का इरादा भी रखता है। वो बस इसलिए खामोश है कि ज़ारून बड़ा है। पहले वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, फिर वो अपने बारे में सोचेगा। पर आज मैंने उससे बात की तो उसने बता दिया। अब मैं फिर ज़्यादा उससे क्या कहती, क्योंकि वो फैसला कर चुका है। अब जवान बेटे से ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। पर मुझे असल परेशानी ज़ारून की तरफ से है। उसने अपनी ज़िंदगी को रोग लगा लिया है, कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं है। उनके लहजे से परेशानी छलक रही थी और यही सोचें उन्हें दिन रात परेशान रखती थी। इसी वजह से उनकी सेहत भी गिरने लगी थी। आप इतना ना सोचें अम्मी, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी भी आज सरसरी सी मीरब से बात हुई थी, उसने भी राहिम भाई के लिए मना कर दिया है अम्मी। मेरा ख्याल है अम्मी वो जोनी भाई में इंटरेस्टेड है। आप प्लीज़ फिर से ज़ारून भाई से बात करें ना, हो सकता है वो मान जाए। अम्मी मीरब इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, मुझे यकीन है उसका साथ जोनी भाई के दिल से हर पछतावे, हर याद को मिटा देगा। आप एक बार उनसे फिर से बात करें ना प्लीज़। नगीन ने अम्मी के दोनों हाथ थाम कर उन्हें तसल्ली देने के साथ साथ उन्हें बताया भी था। मैं फिर से उससे बात करूँगी, अल्लाह करे कि वो समझ जाए। इंशाल्लाह फिर सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने नगीन के साथ साथ खुद को भी तसल्ली दी थी। दिन कैसे गुजरते चले गए पता ही नहीं चला था। यूनिवर्सिटी में उनका फाइनल सेमेस्टर आन पहुंचा था। 2 माह बाद इम्तिहानात थे। वो यूनिवर्सिटी जहाँ कभी ज़्यादा पढ़ना, असाइनमेंट बनाना, उसके लिए लेट नाइट जाग कर काम करना, फिर सुबह जल्दी उठना अजाब लगता था, अब ये सब ख़त्म हो रहा था। तो अभी से ये सब सोच कर दिल को कुछ हो रहा था, क्योंकि ये सब बातें यूनी के साथ ख़त्म हो जाती, बस स्टूडेंट लाइफ से निकल कर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते। सब स्टूडेंट लाइफ से निकल कर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते और ये सब बस एक सुनहरी याद बनकर रह जाता। ऐसे में इम्तिहानों से पहले यूनी की तरफ से स्टूडेंट्स के लिए नॉर्दर्न एरियाज़ का ट्रिप प्लान किया गया था। नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा दिया गया था, जो स्टूडेंट्स जाना चाहते थे वो अपना नाम अपनी क्लास के CR को नोट करवा दें। बहुत से स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड थे जाने में, बहुत से इग्नोर करके आगे बढ़ गए और बहुत से दिल चाहने के बावजूद अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे कि उनको पेरेंट्स की तरफ से इजाज़त का मसला था। खास कर लड़कियां, इसीलिए वो दिल महसूस कर रह गई थी। मीरब और नगीन भी उनमें से ही थी जो ये ट्रिप मिस नहीं करना चाहती थी, मगर जानती थी कि परमिशन नहीं मिलेगी। मीरब, नोटिस बोर्ड देखा? नगीन ने कैफेटेरिया में कोने वाली टेबल पर बैठी मीरब के पास आकर चेयर खींच कर बैठते हुए कहा था। हाँ, देख भी लिया और देख कर अपना दिल भी जला लिया। वो जले दिल के साथ जले लहजे में बोली थी। क्यों, ऐसा क्या हुआ? नगीन ने नासमझी से पूछा था। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ?
मीरब ने आंखें घुमाकर तीखे जैतून से अब्रू उचकाकर उसे देखा था, जैसे कि तुम्हें फट से इजाजत मिल जाएगी ना जाने की। छोड़ यार, कोई और बात करो, बल्कि कुछ खाने को मंगवाओ, बहुत भूख लगी है। वो अब लापरवाही से दूसरी तरफ देखने लगी थी। क्या पता मिल भी जाए, हम ट्राई तो कर सकते हैं ना। वैसे भी मीरब, ये मौका, ये दिन दोबारा नहीं मिलेंगे हमें, यूं ही खत्म हो जाएंगी, तो क्या पता हम सब कहाँ कहाँ होंगे। फिर ये मौका दोबारा थोड़ी मिलेगा। तो हर्ज ही क्या है कि हम इन लम्हों को अच्छी तरह जी लें, यादगार बना दें। कितना मज़ा आएगा जब हम सब दोस्त मिलकर इन खूबसूरत इलाकों की सैर को जाएंगे, जहाँ की खूबसूरती के किस्से हम देखते और सुनते आए हैं हमेशा से। तुम्हारा क्या ख्याल है? नगीन का बहुत दिल था कि वो इस ट्रिप पे जाए, और अगर मीरब साथ देती तो शायद उनको इजाज़त मिल जाती। वैसे भी एक कोशिश करने में हर्ज ही क्या था, कम से कम दिल में अफसोस तो ना रहता ना कि कोशिश ही नहीं की। ख्याल तो अच्छा है यार। तुम क्या समझ रही हो कि मैं जाना नहीं चाह रही हूँ? ऑफ कोर्स मैं जाना चाह रही हूँ, मगर मेरी अम्मा का जलाली रूप तुमने अभी देखा नहीं है। बाबा की अदालत में केस बाद में जाएगा, अम्मा ने पहले ही मना कर देना है। मीरब ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए उसे बताया था। तो फिर ठीक है, अगर तुम्हारा भी दिल है जाने का तो हम एक कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्या पता इजाज़त मिल जाए। तुमने टीचर्स के नाम पढ़े जो इस ट्रिप पे साथ जा रहे हैं? नगीन ने जोश से उससे पूछा था। मीरब ने नफ़ी में सर हिलाकर सैंडविच उठा लिया था जो अभी अभी लड़का रख कर गया था। उनमें ज़ारून भाई का नाम भी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम उनकी मदद भी ले सकते हैं। नगीन ने सामने रखे जूस का घूंट भरकर मुस्कुराकर उसे बताया था। उफ, कहीं मान ही ना जाए तुम्हारे खड़ूस भाई। अब तो हमारा जाना कैंसिल ही समझो। तुम स्वीट हार्ट, और चुप करके एग्जाम की तैयारी करो। मीरब ने हाथ झाड़कर गोया बात ही खत्म कर दी थी। अपनी तरफ से मैं कहती लगी थी मजरूफे अपनी तरफ से मफरूज़े मत बनाया करो मीरब। अगर वो हमारे साथ जाने को मान गए तो मुझे यकीन है कि अम्मी भी मान जाएंगे, फिर तुम्हारे पेरेंट्स को भी मना लेंगे यार। प्लीज़ ना मीरब, इतना दिल है कि हम दोनों जाएं। मान जाओ ना। नगीन ने उसे लताड़ा था, फिर प्यार से मनाने की कोशिश की थी। अच्छा चलो ठीक है, तुम पहले उस हिटलर को, सॉरी मेरा मतलब है कि सर ज़ारून को मनाओ, मैं अम्मा और बाबा से बात करने की कोशिश करती हूँ। मीरब ने रवानी से कहते कहते जबान दांतों तले दबाकर बमुश्किल बात को बदला था, जिससे नगीन ने उसे घूर कर देखा था। अब वो दोनों प्लान करने लगी थी कि किस तरह से बात करनी है, जबकि मीरब को पूरा यकीन था कि ना सर ज़रून हैदर मानेंगे और ना ही उसके अम्मा बाबा। मगर नगीन पुरउम्मीद थी और वो नगीन की खातिर पुरजोश थी। अरे भाई मंसूर, कहाँ हो? घर में इतनी खामोशी क्यों है? बच्चे कहाँ हैं? अपने कमरे में बैठे मंसूर अहमद के कानों में बड़े भाई जहांगीर अहमद की आवाज़ पहुंची तो वो फ़ौरन ही अखबार वहीं छोड़कर कमरे से बाहर निकल आए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? वो दरअसल मीरब और अंस बाहर मार्केट तक गए हैं, उन दोनों को कुछ किताबें लेनी थी, और तैयबा शायद किचन में है, आप आइए ना, बैठिए। मंसूर अहमद ने उन्हें तफसीलन सबके बारे में बताया था। वो सलाम का जवाब देकर वहीं लाउंज में बैठ गए थे। भाई तुम्हारी भाभी साहिबा भी अपनी बहन की तरफ गई हुई हैं और लड़के दोनों बाहर, तो मैंने सोचा कि नीचे आ जाऊं, बड़े दिन हो गए हैं यार तुम्हारे साथ गपशप लगाए हुए। उन्होंने आराम से बैठते हुए कहा। वाकई मसरूफियत इतनी बढ़ गई थी कि कई कई दिन तक दोनों भाई आपस में मिल ही नहीं पाते थे, और आते जाते सरसरी मुलाकात हो भी जाती तो बैठने का मौका भी नहीं मिल पाता था। आज ज़रा फुर्सत मिली तो सोचा जाकर भाई से गपशप लगाए। बहुत अच्छा किया भाई साहब, मैं खुद भी काफ़ी दिनों से यही सोच रहा था। वाकई ज़िंदगी ने इस कदर मसरूफ़ कर दिया है कि हम कई कई दिन तक एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते। आप आराम से बैठे, मैं तैयबा से कहता हूँ कि वो अच्छी सी चाय बनाए और साथ में आपके पसंदीदा कबाब और पकोड़े भी। उन्होंने पूरे दिल से बड़े भाई की तारीफ की थी। उन्हें हकीकतन बड़े भाई का इस तरह से आना अच्छा लगा था। हाँ भाई ज़रूर कहो, चाय की तलब भी हो रही है और कबाब और पकौड़ों का सुनकर तो भूख भी लगने लगी है। और हाँ, वापसी पे शतरंज भी लेते आना, आज एक बाजी हो जाए। उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई तो मंसूर अहमद मुस्कुराते हुए किचन की तरफ आए थे, जहाँ तैयबा पहले से ही भाई साहब की आवाज़ सुनकर चाय का पानी रख चुकी थी। कबाब भी फ्रिज से निकाल लिए थे और अब पकौड़ों के लिए बेसन घोल रही थी। आप चलें, भाई साहब के पास बैठे, चाय बनाकर सब कुछ ला रही हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर मैंने चाय का पानी चढ़ा दिया था, इसलिए सलाम करने भी नहीं आई।
तैयबा ने उन्हें देखकर खुशदिली से कहा। जानती थी कि वो चाय का ही कहने आए हैं, क्योंकि लाउंज से आती आवाज़ें किचन तक आसानी पहुंच रही थीं। वैसे भी जहांगीर भाई बहुत दिनों बाद आए थे और तैयबा के हाथ की चाय और पकौड़े उन्हें बेहद पसंद थे, सो पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। आपकी क्या बात है बेगम साहिबा, हमारे साथ साथ हमारे घर वालों के दिल में घर करना खूब जानती हैं आप। कहने से पहले ही बात जान लेती हैं। चलिए आप चाय लेकर आइए, तब तक हम दोनों शतरंज की एक बाजी लगाते हैं। वो बेगम को सराहते हुए शतरंज का बोर्ड हाथ में उठाए बाहर निकल गए थे। वो मुस्कुराते हुए अपना काम करने लगी। मंसूर, सच कहूँ तो एक ख़ास काम से तुम्हारे पास आया हूँ। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मंसूर अहमद शतरंज की चाल चलते हुए अपने ही ध्यान में गुम थे जब बड़े भाई की आवाज़ ने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया था। जी भाई साहब, आप हुक्म करें। पूछ क्यों रहे हैं? उनके लहजे में बड़े भाई के लिए बहुत मान और एहतराम था। तैयबा भी उस वक्त उन दोनों के पास ही बैठी थी। वो चाय लेकर आई तो भाई साहब ने इसरारन उन्हें भी पास बिठा लिया था, शायद इसलिए कि वो कोई बात करना चाह रहे थे। पता नहीं तुम लोग क्या सोचोगे कि इतने दिन बाद आया भी तो अपनी गर्ज लेकर, मगर सच कहूँ तो बरसों पुरानी दिल की ख्वाहिश है ये जो आज तुम लोगों से कहना चाहता हूँ। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे। जहांगीर साहब ने खुद को मलामत करते हुए बहुत मान से छोटे भाई और भाभी से कहा था। अरे नहीं भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हमारे बड़े हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं बिना झिझक होकर कहिए। हमारे लिए तो एहसास होगा कि हम अगर आपकी ख्वाहिश को पूरा कर सकें। पास बैठी तैयबा ने उनका मान बढ़ाया था, क्योंकि यह हकीकत भी थी कि जिठानी से उनके ताल्लुकात कैसे भी रहे हों, मगर जहांगीर भाई साहब ने उन्हें हमेशा ही भाभी कम और बहन बेटी का दर्जा ज़्यादा दिया था, इसलिए वो भी उनकी दिल से इज्जत करती थी। वो बस तुम लोगों की इसी इज्जत और मान को देखकर तो आज यहाँ चला आया हूँ। उन्हें छोटे भाई और भाभी के रवैये से तकवीत मिली थी। मंसूर, बात दरअसल ये है कि मैं कहना चाहता हूँ, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम मीरब को मेरी बेटी बना दो, मेरे साथ के लिए उसे मेरी झोली में डाल दो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा मशकूर रहूँगा। बिलाखिर वो अपने दिल की बात ज़बान पर ले आए। उनका मुद्दा सुनकर मंसूर साहब और तैयबा कुछ देर के लिए बिल्कुल ही खामोश होकर रह गए थे। उन्हें कतई तवक्को नहीं थी कि वो ये बात करने वाले हैं। मगर भाई साहब, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि भाभी कभी नहीं मानेंगी। हमेशा से उनका रुझान इस मामले में अपने मैके की तरफ रहा है। फिर मीरब अभी पढ़ रही है और साथ भी तो। तैयबा झिझक कर खामोश हुई थी। जिठानी की आदत और फितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी और उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि वो अभी इस बात से लाइल्म है कि जहांगीर भाई क्या चाह रहे हैं, और साथ वो आदत में बेशक फराज से कुछ बेहतर था, मगर टिक कर कोई भी काम ना करना उसकी सबसे बड़ी खामी थी। इसलिए तैयबा उनका मुद्दा सुनकर ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकी थी, क्योंकि मामला उनकी इकलौती बेटी का था। मैं जानता हूँ, समझता हूँ तुम दोनों क्या सोच रहे हो, मगर मेरा यकीन करो कि मैं मीरब को अपने घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। वो मेरी बेटी है सईदा की तुम फिक्र ना करो, उसे मनाना मेरी जिम्मेदारी है। और रहा साथ, तो उसकी रजामंदी से ही मैं ये बात कर रहा हूँ। उसका रुझान इस तरफ है, इसलिए मैंने उसके सामने ये शर्त रखी कि वो कारोबार में मेरा हाथ बचाएगा, बाकायदगी से ऑफिस जाएगा, तो ही इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और उसने मेरी बात मान ली और अब माशाल्लाह से 2 माह से वो संजीदगी से काम पर तवज्जो दे रहा है। ऑफिस का सारा काम उसने संभाल लिया है। तो गोया वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे कि उन्हें कायल करके ही रहेंगे। तैयबा तो फौरन ही इनकार करना चाहती थी, मगर उनके एहतराम में खामोश रहीं। अलबत्ता मंसूर साहब कुछ तजब्जुब का शिकार नजर आ रहे थे। हकीकत यही थी कि वो साथ के मजबूर करने पे ही यहाँ आए थे। कुछ उसकी अपनी ख्वाहिश भी थी, मगर बेगम को भी अच्छी तरह जानते थे कि वो मीरब के लिए कभी नहीं मानेगी, मगर कुछ वजूहात की बिना पे वो साथ की जिद के आगे मजबूर हो गए थे। अब तैयबा फिक्रमंदी से शौहर को देख रही थी कि वो कुछ बोलते क्यों नहीं है। भाई साहब, आपकी सब बातें सही हैं, मगर ये सब इस तरह से अचानक आपने कह दिया कि मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। ठीक है, साथ घर का बच्चा है, देखा भला है, मगर ये मामलात इस तरह से तो तय नहीं होते ना, और फिर हमने कभी इस तरह से सोचा भी नहीं है। फिर मीरब अभी पढ़ रही है, वो कुछ करना चाहती है, उससे भी पूछना ज़रूरी है।
और भाभी क्या रिएक्ट करेंगी ये भी हम नहीं जानते हैं। तो बेहतर यही होगा कि हम जल्दबाजी से काम ना लें और सोच समझ कर फैसला करें, जो भी बेहतर हो और जो भी अल्लाह को मंजूर हो। मंसूर साहब ने नहायत मुनासिब अल्फाज में अपने दिल की बात बड़े भाई को समझा दी, इस तरह कि वो बात भी समझ जाएं और उन्हें बुरा भी ना लगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी क्या है, आराम से सोचो फिर जवाब दो, मगर मैं बहुत मान से आया हूँ यार तुम्हारे पास, मायूस मत लौटाना। मीरब मेरे दिल का टुकड़ा है, उसे कभी कोई कमी नहीं होगी। वो इतनी आजिज़ी से बोले थे कि मंसूर अहमद और तैयबा शर्मिंदा से हो गए थे, लेकिन बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला यूं एकदम से किया भी तो नहीं जा सकता था ना। अरे ताया जान, अस्सलाम वालेकुम। उसी वक्त मीरब और अंस ने लाउंज में कदम रखा था और ताया को सामने देखकर सीधे उनके पास ही चले आए थे। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसे हो तुम दोनों। वो दोनों को दाएं बाएं बिठाए उनसे बातों में मसरूफ़ हो गए थे। उन दोनों के आने से मौजू खुद ब खुद ही तब्दील हो गया था, मगर मंसूर अहमद और तैयबा के लिए सोचों के नए दर खोल गया था। आज इतवार था, इसलिए सभी लोग घर पे थे। शाम के वक्त चाय का मग थामे ज़ारून बड़े आरामदेह अंदाज में पुरसकून सा बैठा टीवी पे कोई टॉक शो देख रहा था, मगर कन अखियों से वो कितनी ही बार देख चुका था कि नगीन बहाने बहाने से लाउंज का कितनी ही बार चक्कर लगा चुकी है, और ज़ारून अच्छी तरह जानता था कि नगीन ऐसा तभी करती है जब उसे भाई से कोई ऐसी बात करनी हो जिसके ना मानने का अंदेशा हो। वो उसकी छोटी बहन थी, वो उसकी हर आदत से अच्छी तरह वाकिफ था। निगी, जब वो 5वीं बार लाउंज से गुजरी तो ज़ारून ने उसे आवाज़ दी थी। जी भाई, कुछ चाहिए? वो फ़ौरन ही पास आ खड़ी हुई थी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहिए, क्या कहना है जो इतनी देर से लाउंज के चक्कर लगा रही हो। ज़ारून ने बिना कोई तमहीद बांधे डायरेक्ट उससे पूछा था। नगीन जानती थी कि वो उसे नोटिस कर रहा है और समझ भी चुका है कि वो उससे कुछ कहना चाह रही है, मगर फिर भी वो उस वक्त कुछ घबरा सी गई थी। बड़े भाई से वैसे भी वो दोनों थोड़े दबते थे। वो भाई, आपसे कुछ बात करनी थी। वो तो मुझे पता चल ही गया है कि कोई बात करनी है, मगर क्या बात करनी है अब ये भी बता दो, ताकि तुम्हारी बेचैनी ख़त्म हो और मेरी परेशानी भी। ज़ारून ने चाय का खाली मग सामने टेबल पर रखा था और टीवी की आवाज़ म्यूट करके रिमोट साइड पर रख दिया था। मतलब अब वो मुकम्मल तौर पे नगीन की तरफ मतवज्जा था, और उसकी ये मुकम्मल तवज्जो नगीन को और कंफ्यूज कर गई थी। निकी, ज़ारून ने उसे खामोश पाकर सरजनिश की थी। जवाबन धीरे धीरे नगीन ने अपना मुद्दा उसके सामने रख दिया। तो ये बात है, लेकिन नगीन, उस नोटिस से तो मैंने अगले ही दिन अपना नाम निकलवा दिया था। तुमने शायद फिर देखा नहीं, क्योंकि तुम जानती हो कि मुझे ऐसी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा अहम काम, मुझे उन्हीं दिनों में ऑफिस के काम के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है। सो मैं तो नहीं जा रहा हूँ, और तुम अपना जाना भी कैंसिल समझो, क्योंकि अम्मी ने कभी भी तुम्हें ऐसे किसी ट्रिप पे जाने की इजाज़त कभी नहीं देनी। तो बेटा, अच्छे बच्चों की तरह आप सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें और एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। आई समझ? ज़ारून ने नहायत वजाहत से उसे समझाया था, और वो सच ही कह रहा था। उसे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और दूसरा, वाकई वो उन्हीं दिनों अपने काम में मसरूफ़ था और एक मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जा रहा था। भाई प्लीज़ भाई, अगर आप जाएंगे ना तो मुझे और मीरब को भी आसानी से इजाज़त मिल जाएगी। प्लीज़ मान जाए ना। वो मीरब वैसे ही कह रही थी कि आप कभी नहीं मानेंगे, मगर मैंने कहा था कि मैं आपको मना लूँगी। आप कहेंगे तो अम्मी भी मान जाएंगी, और ऑफिस के काम के लिए राहिम भाई को भेज देना प्लीज़ प्लीज़ भाई। वो मिन्नत भरे अंदाज में उसका बाजू थामे कह रही थी। दरअसल वो जाने में इसलिए भी इस कदर दिलचस्पी ले रही थी क्योंकि वो जान गई थी कि मीरब ज़ारून में इंटरेस्टेड है, और अम्मी और नगीन की ख्वाहिश भी यही थी कि ज़ारून मीरब के लिए मान जाए, मगर ज़ारून अम्मी को इस शादी के लिए मना कर चुका था। इसलिए वो चाहती थी कि वो तीनों इस ट्रिप पे जाएं, ताकि इस तरह से ज़ारून और मीरब को शायद मौका मिल सके एक दूसरे को समझने का, और ज़ारून मान जाए मीरब के लिए। इस तरह उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और मीरब को भी उसकी चाहत मिल जाएगी, मगर ज़ारून माने तब ना। अच्छा, तो ये खन्नास उस बेवकूफ़ लड़की ने तुम्हारे दिमाग में भरा है। अब समझा मैं तुम लोगों के साथ जाकर अपना वक्त बर्बाद करूं और राहिम को ऑफिस के काम से भेज दूं, और अम्मी का सोचा है तुमने, वो अकेली कैसे रहेंगी? ज़ारून ने
मीरब को मोरिद इल्ज़ाम ठहराते हुए उसे डपटा था, क्योंकि उसे मीरब से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी, मगर क्योंकि उसे मीरब से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद थी मगर नगीन से नहीं। मगर वो नहीं जानता था कि इस बार यह खन्नास सरासर नगीन के दिमाग में समाया है, वो भी अपने प्यारे भाई और अजीज दोस्त की खुशियों की खातिर। लेकिन इस वक्त उसकी बात सुनकर नगीन भी चुप कर गई थी। वाकई ये तो उसने सोचा ही नहीं था। क्या बातें हो रही हैं भाई, दोनों भाई बहन में? मुझे भी कुछ बताओ। और नगीन, मुंह क्यों लटका रखा है? अम्मी भी नमाज पढ़कर वहीं आन बैठी। उनको बातें करता देख चुकी थी, इसीलिए पूछ लिया। जवाबन ज़ारून ने उन्हें पूरी बात बता दी थी। जब भाई मना कर रहा है तो क्यों जिद कर रही हो नगीन? वैसे भी मैं तुम्हें कभी इस तरह के किसी भी ट्रिप में जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगी। क्या पहले कभी गई हो इस तरह से स्कूल कॉलेज की तरफ से? तो अब क्यों जिद कर रही हो? हरगिज़ नहीं। अम्मी ने पूरी बात सुनकर कतई लहजे में अपना फैसला सुना दिया था। अम्मी, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर भाई साथ चलते तो मैं और मीरब भी जा सकते थे, क्योंकि मीरब की फैमिली भी भाई पे ट्रस्ट करती है। लेकिन ठीक है, जैसे आप लोग कहें। नगीन ने ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप वहाँ से उठ आई थी। लेकिन उसने सोच लिया था कि अम्मी को एक बार अपना प्लान ज़रूर बताएगी और उसे यकीन था कि अम्मी उसकी बात को ज़रूर समझेंगी और मान जाएंगी, क्योंकि वो दिल से मीरब को अपनी बहू बनाने के लिए संजीदा थी। और हुआ भी यही। अगली सुबह वो खुद ज़ारून से कह रही थी कि वो उन्हें ट्रिप पे ले जाए, और ये तब्दीली रात को नगीन का प्लान सुनने के बाद आई थी। ठीक ही तो है बेटा, ऐसे मौके रोज़ रोज़ भला कब आते हैं। मैंने बहुत सोचा, फिर लगा कि इजाज़त दे देनी चाहिए। अकेले थोड़ी होंगी वहाँ, फिर अगर तुम भी साथ चले जाओगे तो हमें भी तसल्ली रहेगी और बच्चियाँ भी आराम से घूम फिर लेंगी। ऑफिस का काम आगे पीछे कर लो, क्या हो जाएगा? काम तो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। उन्होंने हैरानगी से अपनी तरफ देखते ज़ारून के सामने नाश्ता रखते हुए कहा था। सर झुकाए अपनी सीट पे झुकी नगीन ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। मगर अम्मी, मैं नहीं जा सकता हूँ। आप जानती हैं इस तरह से घूमना फिरना मेरा मजाज नहीं है, और ना ही मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि यूँ बर्बाद करूँ। और फिर मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, सो मैं किसी सूरत नहीं जा सकता। और फिर कल तो आप कुछ और कह रही थी और अब कुछ और। बहरहाल जो भी है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ज़ारून ने उलझते हुए उन्हें देखा था और फिर अपने मखसूस अंदाज में दो टोक अंदाज में इनकार कर दिया था। नगीन खामोशी से बिना कुछ कहे अपना नाश्ता ख़त्म करके उठ गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अम्मी उसकी बात समझ चुकी हैं। सो अब जोनी बाई को मनाना अम्मी का काम था, इसीलिए वो इत्मीनान से मीरब को कॉल मिलाने लगी थी। क्या बात है तैयबा, आप इस कदर उलझी हुई क्यों हैं? बच्चों को भी बिला वजह झिड़क रही हैं और खाना भी ठीक से नहीं खाया। रात को जब वो तमाम कामों से फारिग होकर कमरे में आईं तो मंसूर अहमद उनके ही इंतज़ार में बैठे थे। उन्हें आता देखकर फ़ौरन ही पूछा था, आपको नहीं पता कि मैं क्यों इस कदर उलझी हुई हूँ? अब इतने अनजान भी नहीं हैं आप, और बन ऐसे रही हैं कि जैसे कुछ जानते ही नहीं। वो चिढ़ कर कहते हुए बेड पर आ बैठी। जब इंसान का जहन किसी एक बात में अटका हो तो वो यूं ही बात बेबात उलझने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, जैसे वो हो रही थी। अगर मीरब यूनिवर्सिटी के ट्रिप पे जाना चाह रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है? तरीके से भी समझाया जा सकता है। आपने तो इस बुरी तरह से उसको डांट दिया। वो बात को जानबूझकर घुमा रहे थे। तैयबा अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो भी आज सोचे बैठी थी कि दो टोक बात करके ही उठेंगी। हाँ, आपको तो किसी बात में कोई हर्ज नज़र ही नहीं आता है। मीरब ट्रिप पे चली जाए, कोई हर्ज नहीं है। भाई साहब मीरब का रिश्ता मांग ले, कोई हर्ज नहीं है। चाहे आपकी भाभी हमारी इज्जत दो कौड़ी की भी न कर दे, फिर भी क्या हर्ज है? आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो सारे ज़माने का दर्द लिए घूम रही हूँ। उन्होंने गुस्से से तकिया उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पटका था। मंसूर अहमद अच्छी तरह से उनकी कैफियत देख और समझ रहे थे, मगर बात सिर्फ इतनी थी कि जहांगीर अहमद उनके बड़े भाई थे। बाप की जगह उन्होंने इतने मान से पहली दफ़ा ऐसी कोई बात रखी थी, किसी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो उनके मुंह पे फ़ौरन ही एतराज़ात और इनकार का पत्थर नहीं मार सकते थे।
इसीलिए मसलहतन सब कुछ समझते हुए भी खामोश थे। उनके नज़दीक बात अगर इतनी मुनासिब नहीं थी तो इतनी गैर मुनासिब भी नहीं थी। मगर तैयबा कुछ भी कहने सुनने को तैयार ही ना थी। देखें तैयबा, मैं आपकी सब बातें समझ रहा हूँ और उनसे इनकार भी नहीं कर रहा, मगर आप खुद सोचें, बड़े भाई मेरे पास खुद चलकर आए हैं और मैं उनके मुंह पे इनकार का पत्थर मारकर उनका मान तोड़ दूँ? हर बात को करने का एक तरीका होता है, और फिर उन्होंने ऐसी कोई अनोखी या गैर मुनासिब बात नहीं की है। साथ देखा भला बच्चा है, हमारी एक ही बेटी है, अगर निगाहों के सामने रहेगी तो ये भी तो अच्छी बात है ना। फिर मैंने खुद भी मालूम करवाया है, साथ अब काफ़ी बदल गया है। वो अपने मुस्तकबिल की तरफ से काफ़ी संजीदा हो गया है और बाकायदगी से ऑफिस भी जा रहा है, तो इस बारे में सोचने में कोई हर्ज तो नहीं है ना। उन्होंने नहायत मुलायम अंदाज में मुनासिब अल्फाज के साथ शरीक हयात को समझाया था, मगर तैयबा के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो या तो बात को समझी नहीं थी या फिर समझना नहीं चाह रही थी। मंसूर साहब, मीरब हमारी एक ही बेटी है। अगर आप बाप हैं तो मैं माँ हूँ। अगर आप उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का हक रखते हैं तो इतना ही मैं भी रखती हूँ, और मैं किसी सूरत भी अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं भेज सकती जहाँ उसे पजीराई ना मिले, उसे दिल से कबूल ना किया जाए। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, बल्कि मुझे यकीन है कि सईदा भाभी अभी तक इस मामले से लाइल्म है, वरना वो हंगामा मचाती कि अल अमान। सारी ज़िंदगी उन्होंने बेटों को अपने पैरों तले छुपाए रखा, अपने मैके के गुण गाती रहीं, ससुराली रिश्तों को कभी कुछ नहीं समझा। आप खुद ही बताते हैं कि बच्चों को दादा दादी से भी कैसे दूर रखती थी। शौहर को तो कभी अहमियत नहीं दी, तो उनके फैसले को कैसे अहमियत देंगी। मीरब को वो कभी दिल से कबूल नहीं करेंगी। मेरा दिल नहीं मानता है, मैं अपनी बेटी को पूरी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकती। बातें उनकी भी बिल्कुल सही थी। मंसूर अहमद को भूले से भी अपने माजी की कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात याद नहीं आती थी जिसमें उन्होंने भावच का अच्छा रवैया देखा हो। और अब तो मीरब की ज़िंदगी का मामला था। वो उनकी इकलौती बेटी थी और उन्हें बेहद अजीज़ थी। देखिए मंसूर, बच्चियों के ऐसे रिश्ते आते रहते हैं। ऐसे तो मेरी बहन राबिया आपा कितनी बार मुझे कह चुकी हैं अपने फैसले के लिए, पर मेरा दिल नहीं मानता है। और मीरब की दोस्त नगीन, उसकी अम्मी कितनी बार इशारे कनाइयों में पूछ चुकी हैं। अब हर आने वाले और पूछने वाले को हाँ नहीं कर देते हैं। आखिर को पूरी ज़िंदगी का मामला है। कल के पछताने से बेहतर है कि आज सोच समझ कर फैसला करें। उन्होंने अब के अपना अंदाज मध्यम ही रखा था। हर बात ज़ोर ज़बरदस्ती से मनवाई नहीं जा सकती थी, और ये बात तैयबा अच्छी तरह जानती थी। आप ठीक कह रही हैं, लाज़मी है सोचे समझे बिना तो कोई फैसला किया जा सकता था। लाज़मी है सोचे समझे बिना तो कोई फैसला किया जा सकता था। क्यों ना हम एक बार मीरब से भी बात कर लें, देखें वो क्या कहती है। आखिर को ज़िंदगी तो उसने ही गुजारनी है ना। मंसूर अहमद ने उनकी तायद करके सवालिया अंदाज में उनसे पूछा था। आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप मुनासिब समझें। मतलब कि वो अब भी इस रिश्ते के लिए माइल थे। तैयबा को कम अज़ कम उस लम्हे ऐसा ही लगा था, इसीलिए ज़्यादा बहस करना उन्हें मुनासिब नहीं लगा। और मीरब जो इजाज़त मांग रही है ट्रिप पे जाने की, उसका क्या करना है? तैयबा ने तकिया सीधा करके लेटते हुए कहा था। मैं सुबह उससे तफसील से बात करूँगा, फिर देखते हैं। उन्होंने अपनी तरफ का लैंप ऑफ करके तैयबा को तसल्ली दी थी और ख़ुद पलकें मूंद कर सोने की तैयारी करने लगे थे, मगर उस रात नींद तैयबा की आंखों से रूठी ही रही थी। बिलाखिर मीरब और नगीन को यूनिवर्सिटी के ट्रिप पे जाने की इजाज़त मिल गई थी। ये कुल 10 दिन का ट्रिप था जो यूनिवर्सिटी की तरफ से अरेंज किया गया था। 25 स्टूडेंट्स और 5 प्रोफेसर्स, जिनमें 2 फीमेल और 3 मेल टीचर्स शामिल थे। कुल मिलाकर ये 30 अफराद पर मुश्तमिल ग्रुप था जो पाकिस्तान के खूबसूरत शुमाली इलाका जात की सैर को जा रहा था। मीरब और नगीन को इजाज़त इस शर्त पर मिली थी कि हैदर साथ जा रहा था, और उसे अम्मी ने किस तरह से मनाया था ये सिर्फ वही जानती थी। और मीरब की फैमिली को जब पता चला कि नगीन भी साथ जा रही है और साथ उसका भाई भी, तो वो मुतमईन हो गए थे। तय ये पाया था कि चूँकि हैदर को ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जाना था, तो इसलिए उसने उन लोगों को वहीं इस्लामाबाद में ज्वाइन करना था। उनका काफ़िला हल्ला गुल्ला करता इस्लामाबाद पहुंच चुका था। वो दोनों खुश थीं, बेहद खुश, और सब दोस्तों के साथ खूब एंजॉय कर रही थीं।
सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश थे, टीचर्स भी उनकी मस्तियों पे उन्हें कुछ नहीं कह रहे थे। उनकी बस टर्मिनल पे रुकी थी जहाँ से ज़ारून ने उन्हें ज्वाइन करना था और मीरब का दिल शिद्दत से उसका मुंतज़िर था। हालांकि वो जानती थी कि ये सब लाहासिल था, मगर फिर भी मुंतज़िर थी। वो जाने के लिए राज़ी भी सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि वो साथ जा रहा था। वो जानती थी कि ये सब ठीक नहीं है, वो उसकी दोस्त का भाई है, उसका उस्ताद है, मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, दिल को समझा नहीं पा रही थी। उसके दिल में दिन ब दिन ज़ारून के लिए पसंदीदगी के जज्बात बढ़ते जा रहे थे। वो उसके सामने बमुश्किल ही अपनी घबराहट और बौखलाहट पे काबू पाती थी। हर बार ज़ारून का सर्द रवैया उसके बढ़ते कदमों को पीछे धकेल देता था, मगर वो फिर भी खुद को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रही थी। उसे इल्म था कि अनजान वो भी नहीं है, वो इस राह का मुसाफिर रह चुका है और इसके रंगों से, इसकी आहटों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मगर ज़ारिया के बाद उसके दिल पे ऐसा कुफल लगा था कि जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया था। ये बात मीरब अच्छी तरह जानती थी, मगर फिर भी वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात वो खुद को अच्छी तरह बावर करवा चुकी थी कि वो कभी भी अपने जज्बों को पामाल नहीं होने देगी, रुसवा नहीं करेगी, ज़ारून के सर्द रवैये के सामने कभी खुद को जाहिर नहीं करेगी। वो कभी उसकी ज़िंदगी में ज़ारिया के मुकाबले में नहीं आना चाहती थी। वो अपनी एक अलग जगह, अलग मुकाम बनाना चाहती थी। यूं भी इंसान और उसके जज्बात इतने अजरा नहीं हैं कि वो यूं खुद को डिग्रेड करे। मीरब भी नहीं करना चाहती थी। शुक्र है भाई आ गए हैं, मुझे डर था कि कहीं उनका इरादा न बदल गया हो। नगीन ने भाई पे निगाह पड़ते ही मीरब के कान में सरगोशी की थी। सर अजहर जो उन सब के सीनियर थे, वो अब गाड़ी से उतरकर ज़ारून से मुसाफहा कर रहे थे। क्यों तुम्हारे भाई अपने इरादों के इतने कच्चे हैं कि वैसे उनसे कोई बैद नहीं है। मीरब भी उसे सामने देखकर खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसके आ जाने से एक अजीब से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ था। नगीन का तो खैर वो भाई था, मगर मीरब भी उसे देखकर कुछ ऐसा ही महसूस कर रही थी। मगर इस वक्त महज नगीन को तपाने की खातिर ऐसा बोली थी। बको मत, ऐसे नहीं है मेरे भाई, वो तो यहाँ आना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए मैंने कहा। नगीन ने हस्बे आदत भाई की तरफदारी की थी। ज़ारून अब बाकी लोगों से मिलता उनकी तरफ ही आ रहा था। उनके सलाम का जवाब देकर खैर खैरियत पूछकर वो पीछे जा बैठा था, क्योंकि आगे की तो सारी सीट्स फुल थीं, पीछे 1-2 सीट्स खाली थीं, इसीलिए वो पीछे जा बैठा था। बस पल भर को उन दोनों के पास रुका था, मगर उसके मखसूस परफ्यूम की महक ने हमेशा की तरह मीरब को कितनी ही देर तक अपने हसार में लिए रखा था। वो आज भी ब्लू जीन्स पे ब्लैक शर्ट पहने हुए था और ऊपर ब्लैक ही जैकेट थी। क्योंकि यहाँ का मौसम कदरे सर्द था, चेहरे पे सजी दाढ़ी और आंखों पे ब्लैक गॉगल्स लगाए वो हमेशा की तरह शानदार लग रहा था। काफिला अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां था। उन सब के ठहरने का इंतज़ाम मरी के एक मुकामी रेस्ट हाउस में किया गया था, जहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई थी। रिजर्वेशन तो पहले ही हो चुकी थी, मगर कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी जिन्हें उस वक्त पूरा करना था, जिसे पूरा करने के लिए वो सब रिसेप्शन की तरफ चले आए थे, जहाँ सर अजहर रिसेप्शन पे मौजूद मैनेजर से बातचीत में मसरूफ़ थे और बाकी सब उनके पास खड़े ग्रुप्स की शक्ल में गप्पे लगा रहे थे। सब लोगों को वहाँ अपने ID कार्ड जमा कराने थे, जिन्हें वो मैनेजर स्कैन करके उन्हें वापस कर रहा था, और ये सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी था। ज़ारून ने साइड पॉकेट से अपना वॉलेट निकाल कर उसमें से चंद कार्ड्स और भी निकाले, जिनमें से एक कार्ड फिसल कर नीचे गिर पड़ा था। मीरब और नगीन उससे कुछ फासले पे मगर उसके पीछे ही खड़ी थी। मीरब ने निगाह बचाकर गैर महसूस अंदाज में नीचे झुककर वो कार्ड उठाकर मुट्ठी में दबा लिया था। इतनी मोहलत नहीं मिली थी कि वो देखती कि वो किस चीज़ का कार्ड है और क्या नहीं, मगर वो ये देख चुकी थी कि वो एक विजिटिंग कार्ड था जिस पे लिखा ज़ारून का नाम वो पढ़ चुकी थी। उसने वो कार्ड अपने शोल्डर बैग की साइड पॉकेट में संभाल लिया था। कार्रवाई पूरी हुई तो वो सब अपने लिए मखसूस रूम्स में चले गए। लड़कियों के कमरे नीचे की मंजिल पे थे, जबकि लड़कों के कमरे ऊपरी मंजिल पे थे। इस खूबसूरत ट्रिप का आगाज़ हो चुका था और वो सब बहुत मसरूफ़ थे। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात का हुस्न बिलाशुबा देखने से ताल्लुक़ रखता है। वो सब भी देखकर गोया मबहूत ही हो गए थे। चंद स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पहले भी यहाँ आ चुके थे।
इसलिए वो यहाँ की खूबसूरती से वाकिफ थे, मगर जो लोग पहली बार आए थे वो बिल्कुल ही मेस्मराइज हो गए थे। हरे भरे ऊंचे दरख्त और ऊंचे बुलंद पहाड़, लहराती बल खाती नदियाँ, आबशार, पहाड़ से वो टकराते बादल, समुंदर का सितंबर का महीना था। आज मेरी ज़ुबान को क्या हो रहा है। सितंबर का महीना था और यहाँ अच्छी खासी ठंड थी। मौसम कभी कभी बदल जाता था, कभी बादल तो कभी ठंड, कभी हवा तो कभी धूप। आज ट्रिप का पहला दिन था और वो सब बहुत एक्साइटेड थे कि तमाम जगह एक ही वक्त में घूम लेना चाहते थे। मरी की खाक छानने के बाद वो लोग अयूबिया भी घूम आए थे। लड़कियां साथ साथ शॉपिंग भी कर रही थीं, लड़के मौज मस्ती के साथ विंडो शॉपिंग भी एंजॉय कर रहे थे। नगीन अपनी अम्मी के लिए कश्मीरी शॉल पसंद कर रही थी। मीरब कुछ देर उसके साथ खड़ी रही, फिर करीबी स्टॉल पे नज़र पड़ी तो वहाँ चली आई थी। वो दुकान से मुत्तसिल एक छोटा सा स्टोर था जिसमें एक 9 उम्र लड़का खड़ा था और पूरे स्टोर में जा बजा की चेन लटक रहे थे जिन पे मुख्तलिफ नाम कुनंदा थे। बहुत से लड़के लड़कियां उस वक्त वहाँ मौजूद थे और अपने अपने नाम की चेन तलाश कर रहे थे, और जिनको अपने नाम की चेन नहीं मिल रही थी तो वो 9 उम्र दुकानदार एक खाली लकड़ी के टुकड़े को तराश कर उस पे उनका नाम कुनंदा करके उसे खूबसूरत की चेन में डाल देता था। हाँ, बने बनाए से उस बनवाने वाले की चेन की कीमत कुछ ज़्यादा थी, मगर फिर भी सब खरीद रहे थे। इसी तरह वो मग, पेन और बैंड्स पे भी नाम कुनंदा करके दे रहा था। ज़रा सी रश छटी तो मीरब करीब चली आई थी। ज़रा सी तलाश के बाद उसे अंस के नाम का की चेन मिल गया था। उसको ऐसी चीज़ें पसंद थीं, इसीलिए वो उसके लिए लेना चाह रही थी। फिर नगीन का नाम नज़र आया तो वो भी ले लिया। अलबत्ता मीरब कहीं नहीं मिला। उसने अपना नाम पर्ची पे लिखकर उस लड़के को दिया और उसे उसकी चेन पे कुनंदा करने को कहा। वो लड़का पर्ची लेकर अपने काम में मसरूफ़ हुआ तो वो इधर उधर निगाह दौड़ाने लगी। तभी उसकी निगाह हाथी दांत से बने एक बेहद खूबसूरत और नायाब कलम पे पड़ी। बेसाख्ता उसका दिल वो कलम खरीदने को चाहा। भाई ज़रा ये पेन दिखाइएगा। उसने काम में मसरूफ़ लड़के को अपनी उंगली से इशारा करके वो पेन निकालने को कहा। उसने फुर्ती से वो कलम निकाल कर मीरब के सामने रख दिया। बाजी, ये बड़ा कीमती और नायाब कलम है। ज़रा महंगा है मगर ये है बिल्कुल असल हाथी दांत से बना। अगर आप बोलो तो हम आपको इस पे नाम लिखते हैं, ये वाला। लड़के ने कलम में उसकी महवियत को महसूस कर लिया था और उसके नाम का की चेन उसके सामने रखते हुए उसे बताया था। हाँ, वाकई है तो बहुत खूबसूरत। मीरब की निगाह अभी भी हाथ में थामे कलम पे ही जमी हुई थी। वो एक कीमती कलम था जिसकी नोक आप तब्दील भी कर सकते हैं, मतलब ये कभी ख़राब या बेकार नहीं होगा। और उसका पिछला हिस्सा नहायत उम्दगी और नफासत से हाथी दांत से तराशा गया था। मीरब को वो कलम इस कदर पसंद आया था कि उसका दिल ही नहीं चाहता कि वो उसे वापस रख दे। अगर ना लेती तो उसका दिल वहीं अटक जाता। नगीन से मशवरा करती हूँ। नगीन, उसने खुद कलामी करते हुए पास वाली दुकान पे खड़ी नगीन को आवाज़ देना चाही, मगर उसके साथ खड़े ज़ारून को देखकर वो चुप कर गई थी। अब वो भाई की मदद से अम्मी के लिए शॉल ले रही थी। मीरब ने उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा और अपने नाम वाली चिट के दूसरी तरफ नाम लिख कर लड़के की तरफ बढ़ा दिया था ताकि वो पेन पे लिख सके। दुकानदार अस्पात में सर हिलाकर अपना काम करने लगा और मीरब उसे काम करता देखने लगी। ये तो तय था कि नाम कुनंदा होने के बाद अब वो ये पेन नगीन को नहीं दिखा सकती थी, इसलिए अदायगी करके सारी चीज़ें चुपचाप अपने बैग में डाल ली। आज का पूरा दिन घूमने फिरने के बाद वो सब इतना थक चुके थे कि अब हंसना चलना भी महाल था, मगर फिर भी सोने की कोई तैयारी नहीं थी। सोने को कोई भी तैयार नहीं था। ये दिन भला रोज़ रोज़ थोड़ी आते हैं। ये लम्हे, ये पल दोबारा पलट कर थोड़ी आने थे। ये सफरी याद बन जाने थे, जुगनू बन कर आंखों में ठहर जाने थे। सो इन लम्हों से जितनी खुशियाँ कशीद करनी थी कर लो कि ये पलट कर नहीं आने थे, ख्वाब बन जाने थे, याद बन जाने थे। वो सब भी शायद कुछ ऐसा ही सोच रहे थे, इसीलिए एक एक पल को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। सारे मरी की खाक छानने के बाद अब वो लोग अपने रेस्ट हाउस के बाहर लॉन में डेरा जमाए बैठे थे।
रात के इस पहर सर्दी हद से सवा थी, मगर किसी को उसका एहसास तक न था। बीच में आग का अलाव रोशन था, जिसकी रोशनी उनके बेफिक्र चेहरों पे पड़ रही थी, उन्हें मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और दरख्त थे। मौसम धुंधला सा था, खनकी भरी फिजा थी। ऐसे में बीच में जलती आग जिस्मों को जला बख्श रही थी। सब टीचर्स भी खामोशी से उनका साथ दे रहे थे, जानते थे कि यही दिन हैं जिनको वो हमेशा याद रखेंगे, या फिर शायद वो सब भी अपने अपने वक्त में खो गए थे। इसीलिए वो खुद भी उनके साथ फिर से अपनी यादों को जी रहे थे। नोमी उनकी क्लास का सीआर था, होनहार और चुलबुला लड़का, जो यूनिवर्सिटी के म्यूज़िकल ग्रुप का मेन सिंगर भी था। अल्लाह ने उसे नहायत खूबसूरत आवाज़ अता की थी। बला का खुश गो था वो लड़का। वो अपना गिटार भी साथ ले आया था और इस वक्त बीच में बैठा आंखें बंद किए गिटार पे दिल फरेब धुन छेड़े बैठा था, और बाकी सब महव होकर बस उसे सुन रहे थे। गाना वो वाला है, पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई। ठीक है, अच्छा मेरा गला नहीं इजाज़त दे रहा, मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे फ्लू भी बहुत हुआ है, तो बहरहाल गुजारा कर रही हूँ क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई दिन में टाइम नहीं है। तो अभी शोर भी आ रहा है, सामने वाले घर में किसी को कफ लगी हुई है और बच्चे भी शोर कर रहे हैं, आई डोंट नो किधर। तो जो भी आवाज़ें आ रही हैं बस मैं आने दे रही हूँ एडिटिंग करने का, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने बस गुजारा करना है। अच्छा जी, अब वो सारा गाना गा रहा है वो वाला, हमारी अधूरी कहानी वाला। ये नोमी की खूबसूरत आवाज़ का असर था, या गाने के असर अंदाज होने वाले बोलों का कमाल, कि जिसने माहौल पे अजीब सा समा बांध दिया था, और जैसे उस लम्हे सबको इस समय के साथ बहने लगा था। अच्छा जी, फिर आगे वही गाना गाता जा रहा है। वो साथ जब गाना गा रहा था तो सब लोग इस कदर मगन बैठे थे कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ था। एहसास तब हुआ जब रात पूरी तरह पहाड़ों पे उतर आई थी और उसके साए दरख्तों पे लंबे होने लगे थे, और चांद बुलंद चोटियों के पार थक हार कर छुपने लगा था। चलो बच्चों, अब सब उठो और सोने की तैयारी करो, रात बहुत हो गई है। सर अजहर के कहने पे वो सब शराफत से उठ खड़े हुए थे कि वो वाकई रात बहुत गहरी हो रही थी और ठंड भी बहुत बढ़ गई थी। वो सब थके हुए भी बहुत थे, इसीलिए चुपचाप सब अंदर की तरफ बढ़ गए थे। यंग मैन, सोना नहीं है क्या? इट्स टू लेट नाउ, और ठंड भी बहुत बढ़ गई है। सर अजहर ने वहाँ इत्मीनान से बैठे ज़ारून से कहा था, जिसका उठने का या सोने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं लग रहा था। आप चलें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है और अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है। ज़ारून ने मुस्कुराहट से उन्हें कहा था। ओके, एज यू विश, मगर जल्दी उठ जाना, क्योंकि कल का सारा दिन भी बहुत मसरूफ़ गुजरने वाला है और इन शैतानों का साथ देने के लिए हमारा ताज़ा दम होना भी ज़रूरी है। वो खुशगवार मूड में उससे कहकर अंदर की तरफ बढ़ गए। ज़ारून ने अस्पात में सर हिलाकर कुर्सी से टेक लगा ली थी। उसके हाथ में थामी कॉफ़ी अभी भी गर्म थी। नींद हमेशा की तरह उसकी आंखों से कोसों दूर थी। यहाँ आकर ज़रा सी फरागत मैसर आई थी तो कितनी ही यादें थीं जो फिर से नए सिरे से उसकी आंखों में उतर आई थीं। कितना शौक था ना ज़ारिया को इन इलाकों में पहाड़ों पे घूमने का। यूनिवर्सिटी के दिनों में जब ज़ारून अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया था तो वो उससे कितना लड़ी थी कि वो अकेला क्यों जा रहा है। तब मामू ने उससे वादा किया था कि वो बहुत जल्द सबको वहाँ घुमाने ले जाएंगे, मगर फिर ज़िंदगी ने मोहलत न दी और बातें और वादे यादें बन गई। होता है ना कभी कभी ऐसा कि सब कुछ समझते जानते बूझते कानून कुदरत पे कामिल यकीन के बावजूद हम किसी हकीकत को कबूल नहीं कर पाते हैं, उससे चाहकर भी फरार हासिल नहीं कर पाते हैं। ज़ारून भी आज तक ऐसी ही कैफियत में मुब्तला था कि जहन कबूल कर चुका था कि वो सब ऐसे ही होना था, यूं ही लिखा था, मगर दिल आज भी कबूल करने से इनकारी था, मुनकर था। वो जहनी तौर पे आगे बढ़ चुका था और बढ़ना भी चाहता था, मगर दिल अभी भी 8 साल पीछे वहीं कहीं उस लम्हे में जी रहा था और वहाँ से 1 इंच भी, 1 कदम भी आगे बढ़ने से इनकारी था। वो हर तरह से कोशिश कर चुका था, मगर खुद को बेबस पाता था और फिर खुद को उन्हीं हालात के धारे पे छोड़ देता था। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ सर?
वो अपनी ही सोचों में मगन था कि करीब ही आवाज़ सुनकर चौंक उठा था, जहां मीरब हाथ में चाय के 2 भाप उड़ाते मग थामे इजाज़त की मुंतज़िर खड़ी थी। आप अभी तक सोई नहीं मीरब? खैरियत? ज़ारून ने इशारे के साथ उसे बैठने की इजाज़त देने के साथ फिक्रमंदी से पूछा था, क्योंकि तकरीबन घंटा भर पहले वो सब अंदर गए थे और अभी तक वो जाग रही थी, तो एहसास जिम्मेदारी के तहत उसकी फिक्रमंदी तो लाजिम थी। आप भी तो जाग रहे हैं। मीरब ने गर्म चाय का मग उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे ज़ारून ने खामोशी से थाम लिया था। अरसा हुआ इन आंखों में नींद की परियों ने उतरना छोड़ दिया है मीरब। अब तो हीलो बहानों से इन्हें बहलाना पड़ता है, मगर आप क्यों जाग रही हैं? और नगीन? मौसम का असर था या जगह की खूबसूरती का एहसास? ज़ारून का लहजा कदरे खुशगवारियत लिए हुए था। उसे मीरब का यहाँ आकर बैठना बुरा नहीं लगा था, इसीलिए मीरब ने उसे ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं समझा था। वो तो सो गई है और मुझे शायद नई जगह है इसलिए नींद नहीं आ रही है, और कुछ होम सिकनेस भी फील हो रही है। कभी बाबा और अम्मा से इतना दूर नहीं न रही, और वो लड़ाकू अंश भी याद आ रहा है। मीरब ने हाथ में थामे कप से गर्म चाय का सिप लेकर अपनायत से उसे बताया था। उसके लहजे में उस वक्त अपनी फैमिली के लिए बहुत मोहब्बत थी, जिसे ज़ारून ने वाजिया महसूस किया था, और हकीकत भी यही थी। कल चूँकि यहाँ पहला दिन था, इसीलिए थकन की वजह से शायद नींद आ गई थी, मगर आज पूरा आधा घंटा जब वो करवटें बदल बदल कर थक गई तो उठकर खिड़की में आ खड़ी हुई थी, और वहाँ ज़ारून को अभी तक उस आग के अलाव के गिर्द बैठे देखा, जो कि अब बुझने के करीब था। तो वो भी बाहर चली आई, और उधर कमरे में जब गहरी नींद से नगीन की आंख खुली तो बिस्तर पे अपने करीब मीरब को ना पाकर वो अज़ हद परेशानी से उठ बैठी थी। वॉशरूम में देखा तो वो भी खाली था। उसके साथ कमरे में 2 लड़कियां और भी थीं। वो अपने बिस्तर पे बेखबर सो रही थीं, क्योंकि वो दोनों उनसे पहले आकर सो गई थीं। तो मीरब कहाँ थी? वो अपना सेल हाथ में लिए फिक्रमंदी से खिड़की के करीब चली आई थी ताकि उसे कॉल करके पता करे। तभी उसकी निगाह आग के जलते अलाव के करीब बैठे ज़ारून पे पड़ी थी। मीरब उसके करीब खड़ी कुछ कह रही थी। उसके हाथ में 2 मग थाम रखे थे, जो शायद कॉफ़ी या चाय थी, और फिर वो वहीं बैठ गई थी। नगीन के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। ओह, इसका मतलब है कि मेरा प्लान कामयाब हो रहा है। ओ नगीन, तुम कितनी जीनियस हो। थैंक यू अल्लाह ताला। प्लीज़ अल्लाह मेरे भाई का दिल मोम कर दे। मेरी नीयत बिल्कुल साफ़ है, प्लीज़ मेरा साथ दें, प्लीज़ अल्लाह, प्लीज़। वो सच्चे दिल से दुआ करती खुशी खुशी मुतमईन सी दोबारा बिस्तर में घुस गई थी, मगर सोने से पहले अम्मी को टेक्स्ट करके अपडेट करना नहीं भूली थी। शौक तो बहुत था आप दोनों को यहाँ आने का, फिर एक ही दिन में होम सिकनेस फील हो रही है। आप दोनों की वजह से मुझे कई अहम काम छोड़कर यहाँ आना पड़ा। हालांकि मेरा कतई इरादा नहीं था, मगर नगीन की जिद के आगे मजबूर हो गया। ज़ारून ने हल्की मुस्कुराहट से उसे जताया था। वो झींक कर मुस्कुरा दी। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या? मीरब ने पल भर को निगाहें उसकी आंखों पर जमाई थी, मगर अगले ही पल निगाह फेर ली थी। वो कत्थई आंखें तो शफाफ थी, मगर क्या पता उनकी चोरी पकड़ी जाती। यूनिवर्सिटी के ज़माने में ट्रिप के साथ ही आया था, सब दोस्त साथ थे। इसके बाद फिर कभी आना नहीं हुआ। फिर तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वक्त कितना कीमती होता है, और हमारे ज़िद करने की वजह क्या थी, क्योंकि फिर तो ये वक्त सिर्फ एल्बम्स में ही रह जाता है। ठहर ठहर कर बोलती वो उस लम्हे उस मीरब से कतई मुख्तलिफ लग रही थी, जो अक्सर ही उसके सामने बौखलाहट का शिकार नज़र आती थी। बिला इरादा ही ज़ारून की निगाह उसकी सभी पेशानी पर ठहर सी गई थी। उसे बेइख्तियार वो रगड़ याद आ गई थी, जो उसकी टाई पिन से उसकी पेशानी पे आई थी, जिसका अब कोई नामो निशान भी नहीं था। इन पतंगों की फितरत भी कितनी अजीब होती है ना सर? मीरब ने बुझते हुए अलाव को देखते हुए कहा था। ज़ारून ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या कहना चाह रही है। इन पतंगों की फितरत भी कितनी अजीब होती है ना सर? मीरब ने बुझते हुए अलाव को देखते हुए कहा था।
ज़ारून ने सवालिया निगाहों से उसे देखा था। उसे समझ नहीं आया था वो क्या कहना चाह रही है। इन्हें अच्छी तरह पता होता है कि इनकी किस्मत में जल कर मरना ही लिखा है, फिर भी आग के शोलों से टकराने से दरेक नहीं करते। इसी तरह हम इंसान भी हैं। अल्लाह ने हमें सबसे अफजल बनाया है, समझ बूझ भी दी है, अच्छी तरह समझते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह। फिर भी बेखौफ व ख़तर वही करते जाते हैं जो गलत है, बिना नुकसान की परवाह किए। वो अब भी वही निगाहें जमाए हुए धीरे धीरे बोल रही थी। ये इंसानी फितरत है मीरब कि वो हर वो काम कर लेना चाहता है जिससे उसको रोका जाए। मगर मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ हुआ है क्या? ज़ारून ने फिक्रमंदी से उससे पूछा था। वो वाकई उसकी बात नहीं समझ पाया था कि वो क्यों ऐसा कह रही है। अब आप खुद को ही देख लें। मीरब ने खाली मग फर्श पर रखकर चेहरा हथेली पर टिका दिया था। अब निगाहें ज़ारून के चेहरे पर थीं, जो भवें सुकेड़े चेहरे पे उलझन लिए उसे ही देख रहा था, ये जानते हुए भी कि चाय और कॉफ़ी का हद से बढ़ा हुआ इस्तेमाल हमारे लिए किस कदर नुकसानदेह है। पिछले 2 घंटों में आप 4 कप कॉफ़ी और 2 कप चाय पी चुके हैं। मीरब की मासूमियत से कही गई बात ख़त्म हुई तो वो भवें हैरत से फैली थीं और साथ ही एक बेसाख्ता मुस्कुराहट ने ज़ारून के चेहरे का अहाता किया था। उसका दिल उस लम्हे कहकहे लगाने को चाहता, मगर वो जब्त कर गया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पिछले 2 घंटों से आप मुझे ही जज कर रही थी, तो क्या ये गलत नहीं है? ज़ारून का सवाल उस लम्हे मीरब को गड़बड़ा गया था। नहीं, वो मैं जज तो नहीं कर रही थी, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो दरअसल, वो घबरा कर बोली थी, मुबादा वो बुरा ना मान जाए। और हैरान तो वो खुद पे भी थी कि उसने ये सब ज़ारून के मुंह पे कैसे बोल दिया। इट्स ओके मीरब, हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी गुजारने का तरीका अलग होता है, उसका फ्रेम ऑफ लाइफ अलग होता है। और अगर हम बिना सोचे समझे दूसरों को जज करना छोड़ दें तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और औरों की ज़िंदगी भी इससे आसान हो जाएगी। और अब मेरा ख्याल है कि आपको अब सो जाना चाहिए, क्योंकि रात बहुत हो गई है। जो इस तरह से इतनी रात के यहाँ बैठना ठीक नहीं है। उसकी घबराहट देख कर नहायत लाइट से अंदाज में कुछ ना कहते हुए भी वो बहुत कुछ कह गया था। आई एम सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था। वो उठ खड़ा हुआ तो साथ ही वो भी खड़ी हो गई। उसे लगा कि ज़ारून को बुरा लगा है, लेकिन उस वक्त मीरब का अंदाज़ा गलत भी हो सकता था। वो शायद उस लम्हे खुद से भी डर रहा था कि इस रात का फसूं और सामने बैठी लड़की का मासूम अंदाज कहीं उसे तोड़ न दे, और वो टूटना नहीं चाहता था। उस रात मीरब को बहुत अच्छा लगा था कि जब तक वो कमरे में चली नहीं गई थी तब तक ज़ारून वहीं खड़ा था, और उसके कमरे में जाने के बाद वो अपने कमरे में गया था और रूम में आकर फ्रेश होकर तकरीबन 10 मिनट बाद जब वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर आया तब उसे अपने फ़ोन पे व्हाट्सएप पे एक आर्टिकल मिला था जिसमें लिखा था कि चाय, कॉफ़ी और सिगरेट वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे जिस्म को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। ज़ारून बिना पूछे भी बता सकता था कि यह आर्टिकल उसे किसने भेजा था। ज़ेरे लब मुस्कुराहट लिए वो करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा था, और शौमई किस्मत के आज एक लंबे अरसे और चंद लम्हों में ही नींद उस पर मेहरबान हो गई थी। आज एक लंबे अरसे बाद चंद लम्हों में ही नींद उस पर मेहरबान होने लगी थी। सूरज की किरणें जब पहाड़ों से उतरकर खिड़की के रास्ते से अंदर आने लगीं तो जोया ने उनके कंबल खींचकर उन्हें उठाया था। उठो, जल्दी करो, मैडम शगुफ्ता खफा हो रही हैं, डांट रही हैं कि इतना दिन चढ़ आया है और तुम लोग अभी तक सो रही हो। अब 1 घंटा तैयार होने में लगाओगी, जल्दी करो, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए और मज़ीद इज़्ज़त अफजाई करे। छोड़ दो अब बिस्तर की जान। मीरब और नगीन ने मुंदी मुंदी आंखों से जोया की तमाम बातें सुनी थी। कुछ समझ आया और कुछ सर पर से गुजर गया था। नींद का खुमार इस कदर था कि आंखें खोलना मुश्किल था, बिस्तर छोड़ना तो दूर की बात। मीरब का दिल चाहा कि वो फिर से कंबल ओढ़ कर लंबी तान कर सो जाए, मगर बहरहाल वो यहाँ सोने नहीं आई थी। वो कसलमंदी से उठ बैठी थी। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे। दूर पहाड़ों पे चमकता सूरज
और इस कदर वो हसीन लग रहा था कि गोया किसी ने सोने के थाल पहाड़ों पे उंडेल दिए हों। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम भी उठने की कोशिश करो, दोबारा से मत सो जाना। नगीन ने बिस्तर से उठकर बैठते हुए स्लीपर पाँव में डालते हुए कहा था। जाग रही हूँ, तुम जल्दी आना। नगीन सर हिलाकर वॉशरूम में चली गई तो मीरा अपने तकिए के पास रखा अपना सेल फोन उठा लिया था। अंश के मैसेजेस थे, उसे अपनी खैरियत की इत्तला देकर उसने व्हाट्सएप खोल लिया था। कल रात भेजा जाने वाला उसका मैसेज सेंड हो चुका था। उसके लबों को हल्की सी मुस्कुराहट ने छू लिया था। गो के जवाब नहीं आया था, मगर जो वो कहना चाह रही थी वो उस तक पहुंच चुका था और यही उसका मकसद था। अब वो अपने मकसद में कितना कामयाब हुई थी और कितना नहीं, ये उसे पता नहीं था। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ एपिसोड 3 ऑफ द नॉवल ए इश्क कज़ा न करना बाय शफ़क़ इफ्तिखार। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, do it right now, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।